नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती की के इस विशेष अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपराजिता और आज हम लाए हैं खेती किसानी से जुड़ी वो तमाम ज़रूरी खबरें जो आपको खेत खलिहानों से लेकर मंडी और मौसम तक सीधा असर डालती हैं। आज के इस अंक में हम जानेंगे मॉनसून में पौधारोपण की सही विधि, टमाटर में स्केटिंग तकनीक से उत्पादन बढ़ाने के उपाय, ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत कृषि प्रशिक्षण, खेती में खुरपी की उपयोगिता, लोबिया की उन्नत किस्में तथा पढ़ाई के साथ खेती कर रहे आत्मनिर्भर बन चुके युवा किसान की प्रेरणादायक कहानी। इसके साथ ही हम जानेंगे मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का हाल। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। टमाटर में स्केटिंग तकनीक अपनाकर उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर। ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं और महिलाओं को कृषि आधारित प्रशिक्षण। खेती में खुरपी आज भी सबसे उपयोगी कृषि उपकरणों में शामिल। लोबिया की उन्नत किस्मों से किसान बढ़ा सकते हैं उत्पादन और आमदनी। ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत हाजीपुर स्थित रूटसेट संस्था में ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को कृषि आधारित स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में खेती की आधुनिक तकनीकों के साथ साथ गाय पालन, बकरी पालन, मिट्टी प्रशिक्षण, खेत प्रबंधन तथा उन्नत बीज उत्पादन की व्यावहारिक जानकारी भी दी जाती है। प्रशिक्षकों द्वारा यह भी बताया जाता है कि कम लागत में अधिक लाभ देने वाली फसलों और कृषि उद्यमों को कैसे अपनाया करें। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अनेक युवक डेयरी, नर्सरी और पशुपालन जैसे व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पशु का ट्रेनिंग चल रहा है सर, जिसमें कि अभी आज का टॉपिक है पशु आवास बनाने से संबंधित और ख़ास करके गर्मियों में पशु को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे बचाव करें उसे संबंधित। जैसा कि अभी क्लास चल रहा है उसमें कि पशु को खास करके गर्मियों में कैसे उसका बचाव करें ताकि हमारा पशु कम पानी का शिकार नहीं हो, डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं हो। जैसे कि उसमें अगर जो गर्मी के मौसम में ताज़े पानी की उपलब्धता जरूर रखें, खास करके दिन भर में 3 से 4 बार पानी के उसमें बदलाव करें। साथ में अगर जो संभव हो तो उसमें थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच चीनी मिला करके पानी दें ताकि पशु का डिहाइड्रेशन का शिकार न हो। टमाटर की खेती में स्केटिंग यानी पौधों को बांस या लकड़ी का सहारा देना एक प्रभावी तकनीक है। पौधे लगभग 20 से 25 दिनों का होने पर उसके पास 5 से 6 फीट लंबी बांस की पट्टी गाड़कर पौधों को सुतली से हल्के हाथों से बांध दिया जाता है। इससे पौधों को जमीन पर गिरना नहीं होता और फल मिट्टी के संपर्क में नहीं आते। परिणाम स्वरूप झुलसा और सड़न जैसे रोगों की संभावना काफी कम हो जाती है। पौधों तक हवा और धूप आसानी से पहुंचती है। फल साफ, बड़े और आकर्षक बनते हैं तथा उत्पादन में लगभग 25 से 30% तक वृद्धि हो सकती है। बड़े खेतों में ट्रेसेस सिस्टम अपनाकर दोहरी स्केटिंग करने से और भी बेहतर परिणाम प्राप्त होता है। खुरपी किसानों के लिए सबसे पुराने और सबसे उपयोगी कृषि उपकरणों में से एक है। आकार में छोटी होने के बावजूद इसका उपयोग खेतों में निराई गुड़ाई, खरपतवार निकालने, मिट्टी को भुरभुरा बनाने, पौधे की जड़ों तक हवा और पानी पहुंचाने तथा सब्जियों और धान की रुपाई के दौरान छोटे गड्ढे बनाने में किया जाता है। जहां बड़ी मशीनें नहीं पहुंच पाती वहां खुरपी आसानी से काम करती है। इसकी कीमत कम होती है, रख रखाव आसान होता है और ये वर्षों तक उपयोग में लाई जा सकती है। विशेष रूप से जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए ये अत्यंत उपयोगी उपकरण माना जाता है। लोबिया, जिसे बिहार के कई क्षेत्रों में बोड़ा भी कहा जाता है, खारिफ और जायद दोनों मौसम में एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है।
अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता के लिए किसान उन्नत किस्मों का चयन करते हैं। इसकी प्रमुख उन्नत किस्मों में पूसा कोमल, पूसा बरसाती, आरका गरिमा, काशी कंचन, पूसा फाल्गुनी, आरका सुमन, C152, पंत लोबिया, पूसा कोहिनूर 88 तथा EC 4216 शामिल हैं। ये किस्में अधिक उपज देने वाली, बेहतर गुणवत्ता वाली तथा कई रोगों के प्रति अपेक्षाकृत सहनशील मानी जाती हैं। प्रमाणित बीजों का उपयोग कर किसान बेहतर उत्पादन और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैशाली जिले के हाजीपुर निवासी युवा किसान रोहित ने पढ़ाई के साथ खेती को अपनाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। वे अपने खेतों में कुंडली भिंडी और मौसमी सब्जियों की खेती करते हैं तथा जैविक तरीकों से फसल की देखभाल करते हैं। नियमित निराई गुड़ाई और आधुनिक कृषि पद्धतियों के कारण उनकी सब्जियों की गुणवत्ता बेहतर रहती है। वे प्रतिदिन अपनी ताज़ी उपज हाजीपुर मंडी भेजते हैं, जिससे उन्हें अच्छा मूल्य प्राप्त होता है। आइए अब चलते हैं बाजार समिति आलू प्याज मंडी पटना, जहां आज के ताजा बाजार भाव इस प्रकार है। नया लाल आलू 2000 रुपए प्रति क्विंटल, नया सफेद आलू 1800 रुपए प्रति क्विंटल और लोकल प्याज 2300 रुपए प्रति क्विंटल। आज बिहार में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा तथा कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है। हवा की गति 10 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। वातावरण में नमी अधिक रहेगी, इसलिए किसान खेतों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था बनाए रहें। तो ये थी आज की प्रमुख खेतीबाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर अर्पिता स्नेह आप सभी का स्वागत करती हूँ आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य को समर्पित हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज हम जानेंगे कि जो काल मेघ होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरह से यह एक प्राकृतिक औषधीय उपहार है हमारे लिए, और इसकी जो वैज्ञानिक खेती है वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, और कितना इम्पोर्टेंट है यह जो काल मेघ है हमारे आयुर्वेदा में, किस तरह से ज्वर यानी कि बुखार, लिवर की जो भी संक्रामकता होती है उसे दूर भगाता है, और जितनी सारी भी इन्फेक्शियस डिजीज होती है उसके लिए कितना कारगर होता है। मैं बता दूं कि आज हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं, श्री विजय कुमार जी, जो कि सफल किसान हैं और आजवा नौबतपुर से। सर, मैं आपका बेहद स्वागत करती हूँ हम सबके बीच में। धन्यवाद। और सबसे पहले तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि जो काल मेघ की जो खेती होती है तो उसकी जो भूमि होती है उसका चयन हम लोग किस प्रकार से करेंगे। हमारे जो किसान भाई इस औषधि को उगाने में इंटरेस्टेड है, उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? काल मेघ है एक प्राचीन काल से मानव को अपना सहयोग देते आया है। औषधीय रूप में इसका व्यवहार मानव आज नहीं, आज से हजारों वर्ष पहले से करते आ रहा है, लेकिन आज इसकी खेती की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इसका अंधाधुंध दोहन हो रहा है। प्राकृतिक रूप से उगने वाला इस पौधा का उपयोग आयुर्वेद में काफी महत्वपूर्ण है। आज के युग में भी इसका महत्व उतना ही है जितना आज से हजारों वर्ष पहले था। तो जब इसका बेहद दोहन हो रहा है तो इसकी खेती आवश्यक हो गई, नहीं तो यह पौधा लुप्त हो जाएगा,
ऐसी संभावना बन रही है। तो काल मेघ की खेती परमावश्यक है और इसकी खेती किसान करके अपनी आमदनी में सुधार ला सकते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, जो काफ़ी उनके लिए खुशी की बात होगी कि काल मेघ की खेती से उनका आमदनी दुगना नहीं तिगुना हो सकता है और पौधों की खेती की अपेक्षा। सबसे पहले तो यह देखना होगा कि काल मेघ के लिए कौन सी भूमि आवश्यक है और कैसी भूमि में काल मेघ की खेती हम कर सकते हैं। तो कोई भी औषधीय पौधा है उसके लिए दोमट बलुई मिट्टी ज़्यादा लाभकारी होता है, इसलिए हम हमेशा दोमट बलुई मिट्टी का चयन करेंगे। और आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि काल मेघ एक ऐसा पौधा है जो पंचांग काम में आता है। पंचांग कहने का अभिप्राय यह है कि किसी भी पौधे के 5 अंग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। ये पांचों मिलकर के पंचांग कहलाते हैं। तो काल मेघ 5 अंगों का उपयोग मानव हित में कराता है, मानव के लिए समर्पित किए हुए है। प्रकृति का बेहद उपहार इसको माना जाए तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। काल मेघ की खेती करने के पहले खेत की गहरी जुताई कर लें और उसमें वर्मी कंपोस्ट, सड़ी हुई गोबर की खाद आदि को अच्छे तरह से मिला लें ताकि पौधे को भरपूर पोषण मिल सके। काल मेघ की खेती के लिए एक बात आवश्यक है कि हम इसकी बुआई 2 रूपों में करते हैं। एक तो छिट्टा विधि से उपयोग हम कर लेते हैं। तो छिट्टा विधि से उपयोग करने के बाद यह कठिनाई हमारे सामने आती है कि जब निकाई गुड़ाई की जरूरत पड़े तो पौधे यत्र तत्र बिखरे हुए हैं, हम उनके अच्छे ढंग से निकाई गुड़ाई करने में हमें कठिनाई होती है। और अगर उसी पौधे को नर्सरी में हम तैयार करते हैं बीज के द्वारा और तब उनका रोपण हम कतारबद्ध तरीके से करते हैं, तब हमें उसके निकाई गुड़ाई में काफ़ी सहूलियत होती है, जो खेती के लिए लाभकारी होता है। दूसरी बात यह है कि अगर छिट्टा विधि से हम उसका उपयोग करते हैं तो कहीं सघन हो गया, कहीं बिरल हो गया, इससे हम बच जाते हैं। और हम खेती अगर रुपाई विधि से करते हैं तो नर्सरी में जब हम बीज डालते हैं तो 40 से 45 दिनों के भीतर पौधे 6 से 8 इंच के हो जाते हैं और उनकी बुराई हम कतारबद्ध तरीके से कर देते हैं, जो काफ़ी लाभप्रद होता है। जी हाँ, बहुत बढ़िया और उन्नत तरीके से आपने बताया कि जो पूरी जो खेती होनी चाहिए, वो खेती का चयन हम लोग किस तरह से करें, खेत का जो पूरा जो उपयोग है हम किस तरह से लाएँगे। अब सर हम आपसे यह जानना चाहेंगे श्री विजय कुमार जी कि जो काल मेघ जो पौधा है, उसे हम अपने सामान्य जीवन में किस तरह से उपयोग में ला सकते हैं? काल मेघ है कोई नया पौधा नहीं है, सदियों से हम इससे परिचित हैं। इसका उपयोग भी बहुत पुराने जमाने से हम करते आ रहे हैं, चाहे खांसी जुकाम हो, पेट में भूख का लगना कम हो, खाज खुजली हो, कीटाणुनाशक भी यह है, बुखार में खास करके इसका उपयोग हम करते हैं। और इस पौधे का नाम भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से यह जाना जाता है। कहीं यह कल्पनाथ के नाम से जाना जाता है, तो कहीं इसे चिरैता के नाम से लोग जानते हैं, कहीं इसे तिक्त चिरैता के नाम से जाना जाता है, जो इसके क्षेत्र पर निर्भर करता है कि कहाँ के लोग इसको कौन रूप में जानते हैं। और हम इसका उपयोग खाज खुजली के लिए भी करते हैं, ज्वर के लिए करते हैं, और अगर भूख कम लग रही हो तो चित्ता चिरैता दोनों को काढ़ा के रूप में अगर हम उपयोग करते हैं तो घर में भी काढ़ा तैयार करके हम इसका उपयोग करते हैं और बहुत लाभकारी होता है। यह सदियों से देखा जा रहा है और आज भी वह गुण इसमें पाया जा रहा है, देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात एक यह आती है कठिनाई औषधीय पौधों की खेती में कि इनमें विनिमय क्षमता का अभाव है। जो अब आप जो पूछिएगा कि विनिमय क्षमता क्या है,
ये कौन सी बात आप शुरू कर दिए। तो विनिमय क्षमता है कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान अगर हो जाता है, लेन देन हो जाता है, तो उन फसलों का उपयोग हम आसानी से कर लेते हैं। औषधीय पौधों में यह एक कमी है, कमजोरी है कि इसका विनिमय क्षमता नहीं है। अगर हम किसी दुकान में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि भाई हमको 2 गो माचिस चाहिए, 1 पैकेट नमक चाहिए और इतना सा काल मेघ लेके जाएंगे, तो वो दुकानदार हमको नहीं देगा, बाबू इसकी जरूरत हमको नहीं है। यह क्षमता जिस दिन इसमें आ जाएगी, किसान खुशी खुशी इसकी खेती करेंगे, क्योंकि लाभप्रद है, काफी इसमें आमदनी है और परंपरागत खेती से कई गुना अधिक इसमें लाभ है। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, इस तरह से हमने अपने विशेषज्ञ श्री विजय कुमार जी से जाना और समझा कि काल मेघ कितना इम्पोर्टेंट हर्ब है, मेडिसिनल हर्ब है, और किस तरह से ज्वर में, फीवर में, बुखार में और लिवर की जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उसमें किस तरह से ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और इसके साथ ही हमने बातचीत की कि इसकी जो उन्नत खेती होती है वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ऑर्गेनिक रूप से इसको हम किस प्रकार से उपजा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारी ये जो बातचीत रही है, खास बातचीत आपके लिए लाभकारी रही होगी। तो इसी के साथ आप सबों से मैं आपकी एंकर अर्पिता स्नेह विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आप मुझे और मेरी पूरी दूरदर्शन की टीम को दीजिए सादर धन्यवाद, और हम सदा आपके आभारी हैं, और आप देखते रहें दूरदर्शन बिहार। नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियाँ निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का, आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है।
सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी। अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203 द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।